ड्रग्स जो आप एंजाइना के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो वही बात कि एंजाइना है क्या, ठीक है। स्ट्रैंगलिंग या प्रेशर लाइक पेन होती है विच इज़ कॉज्ड बाय कार्डियक इस्कीमिया, ठीक है। अमूमन इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि आपको सबस्टर्नली या आपको कार्डियक एक्टिविटी के कार्डियक केज के बिल्कुल ऊपर आपको ये सिम्टम्स फील होते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह से भी प्रेजेंट करते हैं कि उनकी गर्दन में जैसे खाना हल जो होता है वो हलक में आ रहा होता है, शोल्डर में जाती है, आर्म में जाती है, ठीक है। और टिपिकल इसकी प्रेजेंटेशन ये होती है कि एक्सर्शन की है, थोड़ी सी एक्सर्शन जब खत्म हुई है, एक्सरसाइज जब खत्म हुई है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें ठीक हो गई हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइना के अंदर मैंने पहले बताया एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना कि जिसके अंदर आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है आपका, ठीक है। वेसोस्पास्टिक वेसल्स आपके स्पैज्म में चले जाते हैं, इसको हम प्रिंस मेटल एंजाइना भी कहते हैं। और अनस्टेबल एंजाइना यानी कि जो इन दोनों का एक कह लो कि एक किस्म की मिक्सचर होता है किस्म का, ठीक है। इसके अंदर प्लाक फॉर्मेशन भी होती है और पेन भी होती है आपको, और यूजुअली ये जो होता है दिस इज द स्टार्ट ऑफ कार्डियक फेलियर। अब आ जाती हैं इसके ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स के अंदर आप नंबर एक वेसोडाइलेटर्स यूज करते हो, कार्डियक डिप्रेसेंट्स यूज करते हो, और दूसरे एक दो कुछ नए ड्रग्स भी आए हैं जो कि अभी स्टिल अंडर ट्रायल हैं, लेकिन आप उनको भी यूज कर रहे हो, ठीक है। वेसोडाइलेटर्स के अंदर जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, नाइट्रेट्स जो है, और तुम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि जी एंजाइना की अगर पेन होती है तो नाइट्रोग्लिसरीन की जो गोली होती है वो जुबान के नीचे रखवाई जाती है बिकॉज इट्स अ वेसोडाइलेटर, ठीक है। फिर उसको आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होती हैं, कुछ इंटरमीडिएट होती हैं, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन में होती हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये वही वाले हैं जो हम हाइपरटेंशन के लिए पढ़ चुके हैं, विरापामिल इसकी प्रोटोटाइप यहाँ पे लिखी हुई है। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर वही प्रोप्रानोलोल आ जाता है। हमारा जो मेन फोकस होगा एंजाइना के अंदर वो नाइट्रेट्स के ऊपर होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रेट्स याद रखें, नाइट्रेट के अंदर जो है वो सबसे अहम चीज या जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल कह लें या इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट्स बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। और थेरेप्यूटिकली आपका यही काम करवाता है। एक डिपेंड आपके सिम्टम्स के ऊपर और आपके रूट ऑफ इंजेक्शन के ऊपर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोग जिनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है उनने गोली रखी होती है, एनजीसिड की गोली आती है एक, तुम लोगों ने अगर किसी ने नाम सुना हो तो एक बड़ी मशहूर गोली है एनजीसिड की, दैट इज बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन। वो कहते हैं कि जी हम पेन शुरू हुई, हमने गोली जो थी वो फौरन जुबान के नीचे रख ली, तो 5 मिनट के अंदर जो है वो हमारी पेन खत्म हो गई, ठीक है। वो ये वाली गोली है सबलिंगुअल जो रखी जाती है एक्यूट अटैक्स के लिए, ठीक है। ट्रांसडर्मली भी इसको प्रोफाइलेक्टिकली रखा जाता है कि जिन मरीजों के अंदर हमें शक हो कि उनको पेन शुरू हो जानी है तो उसके अंदर ट्रांसडर्मल पैचेस भी जो हैं वो लगाए जाते हैं। बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो लिवर के अंदर जाकर मेटाबोलाइज होता है और फिर अल्टीमेटली जाकर स्मूथ मसल के अंदर, ठीक है, जिसमें जो आपका ग्लिसराइल डाइनाइट्राइट है जी, ये आपका बेसिकली वेजोडाइलेटेशन का जो काम है वो करवाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसका फर्स्ट पास जो है वो बहुत तगड़ा होता है, 90% तक ये जो है मेटाबोलाइज हो जाता है, इसीलिए इसको जो है हम सबलिंगुअली देते हैं ताकि हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का जो रूट है उसको बाईपास कर जाएं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, और जितना सिंपल है उतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी पूछती है आपको, वाइवाज में भी पूछा जाता है, यू गाइस आर लकी तुम लोगों का वाइवा नहीं होना। नाइट्रोग्लिसरीन बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाता है, ठीक है। असूल याद रखें कि जहां कहीं भी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो रहा है, चाहे वो हाइपरटेंशन में हो रहा है, चाहे वो आपका एंजाइना के अंदर हो रहा है, इसने जाकर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाना है, ठीक है। इट्स अ वेरी पोटेंट एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। स्मूथ मसल्स आपके आर्टरीज के अंदर जो उनकी इंटिमा होती है, इंटरनल लेयर जो होती है, वहां पर ये मौजूद होता है। और स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का मतलब है कि स्मूथ मसल रिलैक्स हो गया, वहां पर वेजोडाइलेशन शुरू हो गई आपकी। वेजोडाइलेशन से ब्लड प्रेशर इमीडिएटली जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ब्लड फ्लो आपकी इंप्रूव करेगी, आपका जो सिम्टम्स आ रहे हैं इसके एंजाइना के पेन वाले ये आपके सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं कि साइटोप्लाज्मिक ग्वानिलाइल साइक्लेज और ये सारे, ये डायग्राम देखो, और इसके अंदर ये डायग्राम तुम लोग पहले भी देख चुके हो। एक तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वाला पाथ है ना, इसको अभी छोड़ दो। ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, हम कैपिलरी लेवल के ऊपर इस टाइम बैठे हुए हैं। ये आपका ब्लड वेसल का ल्यूमन है और ये बाहर उसके कैपिलरी लाइनिंग है, ठीक हो गया। आपने मरीज को नाइट्रोग्लिसरीन की गोली आपने दे दी, ठीक है। अब नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स की शक्ल में जो है वो आपके स्मूथ मसल सेल के अंदर
ये जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इसने जाते साथ ही जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है रिलीज करवा देनी है। नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से रिलीज करवाता है ये तुम लोगों का कंसर्न नहीं होना चाहिए। जस्ट रिमेंबर कि नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स जो हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज करवाते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड ने ये जो गोनालाइल साइक्लेज है, ठीक है, इसकी हेल्प करनी है जीटीपी को साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज करने में। ग्वेनिलाइल साइक्लेज ये एंजाइम है, ठीक है, इसने जीटीपी को जीएमपी में चेंज कर रहा है, ठीक है, या गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज कर रहा है, ठीक है। ये जो आगे चल के साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा, दिस इज गोइंग टू चेंज योर मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट टू मायोसिन लाइट चेन, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मायोसिन लाइट चेन की जब फॉस्फोराइलेशन होती है तो वो एक्टिन के साथ मिलकर, एक्टिन मायोसिन वाला चीज याद करो, एक्टिन के साथ मिलकर कंट्रैक्शन करवा देता है। कंट्रैक्शन का मतलब होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड पेन, ठीक है, ड्यू टू एंजाइना। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो आपका मायोसिन लाइट चेन है तो जिसकी फॉस्फोराइलेशन होगी हुई है, आप उसके ऊपर ये CGMP लगाकर या साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट लगा के उसको डीफॉस्फोराइलेट कर रहे हो या उसका फॉस्फेट वहां से निकाल रहे हो, जिसके बाद ये मायोसिन लाइट चेन में चेंज हो जाएगा। मायोसिन लाइट चेन में जब ये जैसे ही चेंज होगा, ये आपके स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवाएगा। स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन के दो इफेक्ट्स होते हैं आगे, नंबर एक डिक्रीज ब्लड प्रेशर, और नंबर दो आपकी जो पेन हो रही है प्रिकार्डियम के अंदर वो डिक्रीज करवा देगा। दिस इज हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। अब इसके कुछ सिस्टमिक इफेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, और इसके मार्क्ड सिस्टमिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इसने वीनो डायलेशन करवानी है या वेन्यूल्स की डायलेटेशन करवानी है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक तो कार्डियक साइज डिक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रीलोड कम हो रहा है। प्रीलोड मैंने पहले भी बताया है कि प्रीलोड आपका दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है, एक आपका जो वीनस ब्लड वॉल्यूम है और दूसरा जो आपकी वीनस टोन होती है, नंबर एक। नंबर दो, आर्टीरियल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन का क्या मतलब है कि वहां पर डायलिटेशन होगी। डायलिटेशन का मतलब है कि ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, और आपके जो प्रीकार्डियम में पेन है वो रिड्यूस होगी आपकी, ठीक हो गया। ये दो आपके मेन इफेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पेन्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है इसका, आर्टीरियल स्मूथ मसल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है इसका, ठीक है। दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी इसके इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो इतने सिग्निफिकेंट या इतने मार्क नहीं होते कि आप उसकी कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल कर सको, ठीक है। ब्रोंकाई के ऊपर जाते हैं, उनको जाकर रिलैक्स करवा देते हैं। जीआई के जो स्मूथ मसल है उसको जाकर रिलैक्स करवाता है। जेनिटो यूरिनरी जो आपका ब्लैडर और प्रोस्ट्रेट और यूरेटर्स वगैरह सारे हैं, उनके ऊपर जाता जरूर है, एक्ट जरूर करता है, लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि आप लोगों को अस्थमा के लिए जो है वो आप नाइट्रोग्लिसरीन आप देना शुरू कर दो, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन को रिड्यूस करने के लिए या अनस्टेबल एंजाइना में या अक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, उसके अंदर आप इंट्रावीनस नाइट्रोग्लिसरीन दे भी सकते हो। क्लिनिकल यूज जैसे सब लोगों को पता है, इसको सबलिंगुअली दिया जाता है। ये बहुत रैपिड एक्टिंग होता है, जुबान के नीचे रखते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर यूजुअली जो है वो इसका असर आना शुरू हो जाता है और पेन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर अगर किसी बंदे को एंजाइना हो रहा है और वो दूसरी और कोई चीज़ ना परहेज कर रहा है ना दूसरी को मेडिकेशन स्टार्ट करवा रहा है, अगर आप उसको सिंपल नाइट्रोग्लिसरीन पर लगाए रखोगे तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट, ठीक है। ये उसका कोई इलाज नहीं है उसका, दिस इज जस्ट अ सिम्टोमेटिक रिलीफ कि जो वक्ती तौर पर उसकी आर्टरी स्पैज्म में गई हुई हैं उनको वो रिड्यूस करवा देगा, ठीक है। अदर देन दैट ओरल एक्शन भी होता है इसका, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 hours इन ड्यूरेशन, ठीक है। और ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन याद रखिएगा प्रोफाइलेक्टिकली दी जाती है। ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन इज नॉट वेरी पॉपुलर, ये चीज़ ध्यान में रखें। जहाँ तक इसके टॉक्सिसिटीज का ताल्लुक है, तो टॉक्सिसिटीज याद करने का बेस्ट हाल ये होता है कि जो इफेक्ट तुम लोगों को क्लिनिकली आ रहा है, तुम लोग उसको एम्पलीफाई करके ज़्यादा सोचो कि यार अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको क्या प्रॉब्लम आएगी इसको। नंबर एक, ये टैकीकार्डिया कराता है। टैकीकार्डिया इज इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। नंबर दो, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। बंदा खड़ा हुआ है चक्कर आएंगे, बैठा हुआ है चक्कर आएंगे, लेटेगा तो उसको रिलीफ होगा। ऑर्थोस्टैटिक मीन्स कि उसके पोस्चर के साथ उसका ब्लड प्रेशर जो है वो इफेक्ट हो रहा है।
जो इसकी सबसे अहम और जो सबसे इम्पोर्टेंट तुम लोगों का जो यूनिट 1 है उसके सिलेबस में अगर तुम लोगों में से किसी ने देखने की तौफीक की हो तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि ड्रग इंटरेक्शंस आप लोगों ने याद करने हैं। ड्रग इंटरेक्शंस ऑन द होल आपके ना कभी भी कोई सवाल आया है और ना ही आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो नोटेबल इंटरेक्शंस हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए, जिसमें अभी तक आने वाला इंटरेक्शन सबसे पहला है वो ये है, आप नाइट्रेट सिल्डेनाफिल के साथ नहीं दे सकते। ठीक है, सिल्डेनाफिल क्या है? इट्स बेसिकली यूज फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, सिल्डेनाफिल के साथ अगर दोगे तो आपके फॉस्फोडाइस्ट्रेज वाला ये जो सारा मैकेनिज्म है, ये पीछे तुम लोग देख रहे हो, ये आपका सारा इफेक्ट होगा आपका। ठीक है, इसीलिए नाइट्रेट्स आर नॉट टू बी गिवन बाय सिल्डेन विद अलोंग विद सिल्डेनाफिल। एमसीक्यू आता है, एससीक्यू भी आ सकता है कि जी एक बंदा है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सिल्डेनाफिल ले रहा है, विच ऑफ दीज ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन टू दैट पर्सन, उसके अंदर नाइट्रेट भी लिखा होता है। ठीक है, या फिर somebody who's having an angina attack, ठीक है, उसको उसको हिस्ट्री है उसकी कि उसको एंजाइना होता रहा उसको, तो उसमें वो आके एक डॉक्टर को कंप्लेन करेगा कि जी आई एम फेसिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो आप इनमें से कौन सा ड्रग जो है उसको नहीं दोगे, दैट इज सिल्डेनाफिल। ठीक है, चौथा जो इसका टॉक्सिसिटी तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये याद रखना कि दिस कैन कॉज मेट हीमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, इसकी यही वजह है कि मेट हीमोग्लोबिनीमिया हम यूज करते हैं साइनाइड की पॉइजनिंग को क्योर करने के लिए, तो उस केस में दिया जा सकता है ये। और पांचवी चीज है मंडे डिजीज। मंडे डिजीज के ऊपर तुम लोगों को पिछले पेपर्स के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं हर साल ये सवाल टेस्ट में भी देता हूँ, स्टैंड में भी देता हूँ, हर दफा बच्चे गलत करते हैं, हर दफा बच्चे इस पर फेल होते हैं। मंडे डिजीज क्या होती है? मंडे डिजीज इसकी एक पूरी स्टोरी, और वो स्टोरी ये है कि नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है या जो आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट होता है, ये आपका एक्सप्लोसिव किसी ज़माने में यूज़ किया जाता था। उस एक्सप्लोसिव को निकालने के लिए माइनिंग की जाती थी आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट। ठीक है, जो मुलाजमीन उन फैक्ट्रीज के अंदर काम करते थे जहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट फिजा के अंदर वाफिर मिकदार में मौजूद होता था, वो क्या करते थे कि वो इसको इनहेल करते थे और नेचुरली ये उनके सिस्टम के अंदर जाता था। अब ये पीछे तुम लोगों ने पढ़ा है कि नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट जो होता है ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवाता है। ठीक है, अब वर्कर्स जो हैं वो मंडे को आए, ट्यूसडे को आए, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन, सैटरडे, 6 दिन, 6 दिन वो इसी एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। उनको थ्रू इनहेलेशन ये आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट जो है वो 6 दिन उनको लगातार उनके ब्लड सिस्टम में जा रहा है। ठीक है, तो वो इसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी कह लो, या इसके अगेंस्ट बेहतर वर्ड है कि एक टॉलरेंस वो डेवलप कर जाते होते थे, उनको इसके जो इफेक्ट्स हैं वो नहीं आते थे। ठीक है, अब क्या होता था कि सैटरडे वाला दिन आधा होता था, संडे को वो घर पे गए। ठीक है, इसकी जो एक्सपोजर है विद आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट वो कम हो गया। मंडे को जब वो आते थे तो उनको ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते थे, टैकीकार्डिया शुरू हो जाता था, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन शुरू हो जाती थी, हेडेक शुरू हो जाता था। तो वो अपने फोरमैन को जाके कहते थे जी किसी हमें ये सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ये मसला हो रहा है। ठीक है, फिर ट्यूसडे वाले दिन आते थे तो उनको ये मसले खत्म हो जाते थे, वेंसडे ठीक, थर्सडे ठीक, फ्राइडे ठीक। ठीक है, सैटरडे फिर छुट्टी आई है, छुट्टी वाले दिन घर गए हैं, उसके बाद वापस आए हैं मंडे को फिर ये मसला। तो इस चीज को उन्होंने मंडे डिजीज का नाम दे दिया। ठीक है, मंडे डिजीज वैसे तो हमारी पॉपुलेशन में हर जगह जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उन सबको ये मसला होता है, इसलिए इसको मंडे डिजीज कहते हैं। दिस इज बेसिकली ड्यू टू ओवर एक्सपोजर टू आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट या नाइट्रेट्स causing tachycardia and orthostatic hypotension। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज हम ये कर चुके हैं, ये प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड है। ठीक है, वेजोडाइलेटर्स होते हैं, प्रोटोटाइप्स में इसके निफेटेपिन आ जाता है, वेरापामिल इज अ वेरी पोटेंट इसका प्रोटोटाइप, और यूजुअली ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन के अंदर यूज होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एंजाइना के अंदर क्या रोल है, ये देखो, पिछली स्लाइड पे जा रहा हूँ। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम का इंटेक बंद करा दिया। ठीक है, आपके मायोसिन जो लाइट चेन फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है, वो होनी शुरू हो गई। ठीक है, एक्टिन के साथ कंट्रैक्शन में गया, स्मूथ मसल, आपके वास्कुलर स्मूथ मसल जो है वो कंट्रैक्शन में चले गए।
वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है। जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया, साथ ही साथ जो आपकी ब्लड फ्लो कॉर्नरी आर्टरीज के थ्रू आपके कार्डियक सिंसिटियम को जा रही है वो भी कम होती है, तो उससे फिर आपकी जो पेन है एंजाइना के अंदर वो बढ़ जाती है। इसीलिए आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है उसको एंजाइना के अंदर भी देते हो। याद रखें, आप लोगों को सवाल इस तरह से आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन हाइपरटेंशन, पार्ट ए। पार्ट बी ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन वेजोस्पास्टिक एंजाइना या प्रिंसमेटल एंजाइना। तो दोनों का रोल, दोनों जगहों के ऊपर फर्क है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आइडेंटिकल जरूर है, लेकिन रोल फर्क है दोनों में, ठीक है। ये चीज ज़हन में रखना। अब अगर मैं तुम लोगों को एंजाइना के सवाल में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता हूँ, तो मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर कम करवाता है या ज्यादा करवाता है, मुझे एंजाइना के अंदर जो उसका रोल है वो चाहिए, ठीक है। ये वही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाली कहानी सारी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्लिनिकल यूजेस में जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस करवाने के काम आता है, दूसरा एंजाइना के अंदर बहुत इफेक्टिव है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, विरापामिल, निफेडपिन वगैरह जो हैं, उनका प्रोफाइलैक्टिक एक्शन होता है इसके अंदर, एंजाइना के अंदर, ठीक है। यानी कि वो इन द फर्स्ट प्लेस होने ही नहीं देते एंजाइना। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है या मरीज को कहते हैं कि लड़ गया है ये, तो कॉन्स्टिपेशन, प्रीटिबियल एडीमा, नोजिया, ये बहुत कॉमन इसके फीचर्स हैं, ठीक है। अदर देन दैट, अगर उसने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, उसने को 3 से 4 गोलियां या सुसाइड अटेम्प्ट के तौर पर उसने 15 से 20 गोलियां अगर उसने खा ली हैं, तो उसको फिर ये आगे हार्ट फेलियर और इंट्रावीनस ब्लॉकेट जो है उसमें वो जा सकता है। हार्ट रेट सिंक करेगा उसका और अल्टीमेटली जो है वो एक्सपायर कर जाएगा ड्यू टू हार्ट फेलियर। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स की कहानी भी हम पहले पढ़ चुके हैं, हाइपरटेंशन के अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर एएनएस के अंदर भी हम देख चुके हैं। प्रोप्रानोलोल आप लोगों को पता है, अटीनोलोल, मीटोप्रोलोल और कार्बिडोलोल और नबीवोलोल, ठीक है। ये इसके मोस्ट ऑफ द यूज होने वाले इसके वो हैं, प्रोटोटाइप्स हैं ये, ठीक है। कार्डिक आउटपुट रिड्यूस करवाते हैं, ठीक हो गया, और वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है उसमें डिक्रीज लेकर आते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये जो स्लाइड है मैंने पिछले लेक्चर से ली हुई है। यहाँ पर ये देखो, अल्फा या बीटा रिसेप्टर्स जो हैं उनकी ब्लॉकेज से जो आपका सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग के ऊपर आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, वो यहाँ पर ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स या जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना इज ऑलवेज नाइट्रेट्स, ठीक है। उसके बाद आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, आपके बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। मैंने तुम लोगों को शुरू में ही कह दिया था कि सीवीएस के जितने ड्रग्स हैं वो सारे आगे पीछे घूम फिर कर हर जगह के ऊपर तुम लोगों के फिट होंगे, इसलिए जो भी ड्रग्स पढ़ो वो एक जगह से अच्छी तरह से तगड़े याद कर लो, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स मैंने जैसे पहले बताया था कि प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी या आपने एंजाइना अवॉइड करना है उसके अंदर दिए जा सकते हैं। किसी को एंजाइना शुरू हो गया है, अक्यूट अटैक है, उसके अंदर दे आर ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज, ठीक है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एंजाइना है, एक बंदा है जिसको हिस्ट्री है एंजाइना की, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है और आपको शक है कि उसको एंजाइनल अटैक जो है वो शुरू हो जाएगा, उसके अंदर आप दे सकते हो, ठीक है। इसको नाइट्रेट्स के साथ इन कॉम्बिनेशन दिया जाता है, तो इट्स वेरी गुड अगेंस्ट एंजाइना। टॉक्सिसिटीज के अंदर वही बात कि ब्रोंकोस्पाज्म जो है ये अगर ज़्यादा लें तो ब्रोंकोस्पाज्म करवा देता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, अल्टीमेटली हार्ट फेलियर। सीएनएस में डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, नींद नहीं आती, ठीक है। अब इसकी एक हेडिंग थी न्यू ड्रग्स के नाम से, जिसमें ये 2 ड्रग्स हैं आपके, आइवाब्रेडिन, ठीक है, और रेनोलाजीन, ये 2 ड्रग्स हैं, ठीक है। इनका बेसिकली काम क्या है, ये सोडियम करंट जो है मायोकार्डियल सेल्स के अंदर उसको प्रोलॉन्ग करता है, ठीक है, जिससे कि आपका कैल्शियम एक्सपल्शन जो होती है सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर से वो आपकी इंक्रीज होती है, अल्टीमेटली लीडिंग टू अ रिडक्शन इन कार्डियक फोर्स एंड वर्क, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप ये दे सकते हो रेनोलाजीन, जो आइवाब्रेडिन है, ठीक है, वो भी आपके सोडियम को इफेक्ट करता है, ये आपके सोडियम को इनहिबिट करवाता है, ठीक है, एसए नोड के अंदर, जिससे आपके जो, अगर तुम लोग याद करो वो परकिंजी फाइबर वाला पूरा साइकिल,
तो उसके अंदर हाइपरपोलराइजेशन की जो होती है वो कमी होती है, और आपका पेस मेकर जो है वो आपका थोड़ा ठंडा रहता है, हार्ट रेट आपका डिक्रीज हो जाता है, और आपकी कार्डियक आउटपुट जो है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फेलिंग हार्ट। ठीक है, इन दोनों के बारे में सिर्फ तुम लोगों को अगर आए भी तो एमसीक्यूज आएंगे। याद रखना इन दोनों का ताल्लुक जो है वो सोडियम चैनल की मूवमेंट से है। ठीक है, एक जो है आइवरमेक्टिन दैट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ सोडियम करंट इन द एसए नोड, दूसरे वाला जो है वो प्रोलॉन्ग सोडियम करंट इन द मायोकार्डियल सेल्स करवाता है। ठीक हो गया। अच्छा, दिस इज आइवरमेक्टिन, दिस इज नॉट आइवरमेक्टिन। दोनों में प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, आजकल कोविड की वजह से आइवरमेक्टिन बहुत लोग नाम लेते हैं, दोनों में फर्क चीज है। अच्छा, जो इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं, एंजाइना का अल्टीमेटली हल क्या होता है, उसके दो हल होते हैं। नंबर एक बाईपास, जिसको आप कैबेज कहते हो। कैबेज स्टैंड्स फॉर बेसिकली कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसके अंदर ग्रेट सेफनेस वेन का या किसी भी जगह से वेन का पीस लेकर जो आपके ब्लॉक वेसल्स हैं उनको वहाँ पर लगा दिया जाता है, ताकि जो आपकी कॉर्नरीज ब्लॉक हुई हुई हैं उनको बाईपास करके ब्लड सप्लाई वहाँ पर बहाल कर दी जाए। ठीक है, एक तो ये तरीका है जिसको आम जुबान में हम कहते हैं बाईपास करवा लेना। दूसरा होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी, जिसको पीटीसीए कहते हैं। इसमें जिसको आम जुबान में आप लोग कहते हैं जी स्टंट पड़ गए, दिस बेसिकली स्टंटिंग। इसमें क्या होता है कि आप रेडियोलॉजिकली आप जो आपकी फेमरल आर्टरी होती है जहाँ पर आप पल्स देखते हो, वहाँ से आप एक कैथेटर बलून के जरिए जो है वो आप एक मैश टाइप चीज़ होती है वो इंसर्ट करते हो। ठीक है, वो क्या करती है, आप उसको देख रहे हो तो ये कहाँ कहाँ जा रही है। जब वो कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर पहुंचती है तो आप वहाँ पर उस बलून को इन्फ्लेट करते हो, जिससे जो मैश होता है वो वहाँ पर एक्सपैंड कर जाता है, और आर्टरी का जो मुंह बंद हुआ होता है उसको वहाँ पर वो खोल देता है उसको। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी या स्टंट डालना जो है जिसको कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं कोई वीडियो मुझे मिल नहीं सकी, वरना मैं तुम लोगों को ज़रूर दिखा देता, मेरे पास लास्ट टाइम की पड़ी हुई थी, बट आई कुड नॉट फाइंड इट। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तुम लोगों को जो है वो कैबेज और पीटीसीए भी दिखा दूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट। लेकिन सिर्फ तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका एक नॉन फार्माकोलॉजिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन में ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो ये वाली हैं कि आप कैबेज कर लो या आप स्टंट डाल दो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।